हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम पार्ट 1 में 20 तक के क्वेश्चंस को कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 2 में हम 21 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21। एक्स तथा वाई अपनी पूंजी क्रमशः 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा किया गया तथा एक्स ने 8,550 रुपए का लाभ प्राप्त किया तो कुल लाभ ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि एक्स तथा वाई अपनी पूंजी क्रमशः 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है 3:2। इसके अलावा देखिए हमें टाइम का रेशियो दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों समान समय के लिए निवेश करते हैं। अब अगर समय समान होता है तो मैंने आपसे बताया है कि जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही इनके प्रॉफिट का रेशियो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इनके लाभ का अनुपात ले लेंगे 3:2। अब आगे देखिए हमसे कहा गया है कि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा किया गया। अब देखिए कुल लाभ का ये जो 5% है, अगर हम इसको निकालेंगे तो इसके लिए हमें x का 5% निकालना पड़ेगा और y का 5% निकालना पड़ेगा, क्योंकि x और y दोनों को मिला करके ही कुल लाभ आएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम x का कुल लाभ 3 के बराबर ले लेंगे और 3 का अगर हम 5% निकालेंगे तो वह हमारा दशमलव में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x का लाभ ले लेंगे 300 के बराबर और y का लाभ ले लेंगे 200 के बराबर। यहाँ पर हमारा जो अनुपात है 3:2, हम इसमें 100 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास x का लाभ आ जाएगा 300 के बराबर, y का लाभ आ जाएगा 200 के बराबर और कुल लाभ आ जाएगा 500 के बराबर। अब देखिए हमें 5% दान पात्र में जमा करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम केवल x का 5% दान पात्र में जमा करते हैं। x का 5% हम केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए आगे हमें x का लाभ दे रखा है 8,550 रुपए। तो यहाँ पर हमें केवल x की कंपेयर करनी है। तो यहाँ पर हम केवल x का ही 5% दान पात्र में जमा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5% हमें दान पात्र में जमा करना है। 5% का मतलब होता है कि 100 पर 5 रुपए। अब यहाँ पर x के पास है 300 रुपए, तो 300 पर हो जाएंगे 15 रुपए। अब देखिए अगर 300 रुपए उसको लाभ हुआ था और उसने 15 रुपए दान पात्र में जमा कर दिए तो उसके पास लाभ कितना रह जाएगा, उसके पास रह जाएंगे 285 रुपए। तो यहाँ पर देखिए x का लाभ आ जाएगा 285 के बराबर। अब देखिए हमारे पास यह आ रहा है 285 और क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि x को 8,550 का लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम 285 कंपेयर कर देंगे 8,550 से। तो 8,550 285 का है 30 गुना। हमसे पूछा है कुल लाभ ज्ञात करें। कुल लाभ जो 500 रुपए है हम इसका भी 30 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कुल लाभ आ जाएगा 15,000 रुपए। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22। ए बी तथा सी ने एक व्यापार शुरू किया तथा 5:6:8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। यदि उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें उन्होंने अपनी पूंजी अवधि किसके अनुपात में निवेश की। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें ए बी तथा सी का इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया हुआ है 5:6:8। तो यहाँ पर देखिए हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए बी सी का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 5:6:8। आगे हमें ए बी सी का प्रॉफिट दिया हुआ है 5:3:12। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 5:3:12। अब देखिए हमें इनका टाइम बताना है। टाइम बराबर होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ए का टाइम निकालेंगे तो ए का प्रॉफिट 5 के बराबर है और इन्वेस्टमेंट भी 5 के बराबर है। तो यहाँ पर ए का टाइम आ जाएगा 1 के बराबर। इसी तरह से अगर हम बी का टाइम निकालेंगे तो बी का प्रॉफिट है 3 के बराबर और बी का इन्वेस्टमेंट है 6 के बराबर। 3 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बी का टाइम आ जाएगा 1/2। इसी तरह से जब हम सी का टाइम निकालेंगे तो सी का प्रॉफिट है 12 के बराबर और सी का इन्वेस्टमेंट है 8 के बराबर। 12 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 3/2 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हम इन तीनों को ही 2 से गुणा कर लेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 2:1:3। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23।
एक्स तथा वाई ने क्रमशः 16,000 रुपए तथा 12,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 माह के बाद एक्स ने 5,000 रुपए वापस निकाल लिए, जबकि वाई ने 5,000 और निवेश किए। उसके 3 माह के बाद जेड 21,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें 26,400 के वार्षिक लाभ में वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना अधिक है। यहाँ पर देखिए एक्स और वाई ने एक व्यापार शुरू किया है जिसमें एक्स ने 16,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और वाई ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। यहाँ पर देखिए हम इसको 16,000 और 12,000 ना लेकर के हम इसको 16 और 12 लेंगे। इनके आगे के जो 3 जीरो हैं हम इनको हटा देंगे। हम यहाँ पर आगे के 3 जीरो केवल इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि आगे देखिए 3 माह के बाद एक्स जो 5,000 रुपए वापस निकालेगा तो हम इसके भी 3 जीरो हटा देंगे। वाई जो 5,000 रुपए और इन्वेस्ट करेगा तो हम इसके भी 3 जीरो हटा देंगे। और जेड जो 21,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा हम उसके भी 3 जीरो हटा देंगे। तो यहाँ पर 3 जीरो इजीली हट रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको केवल 3 जीरो हटा करके 16 और 12 का इन्वेस्टमेंट लेंगे। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें एक्स की, एक्स ने शुरू में 16 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 3 माह के बाद 5 रुपए वापस निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर हम केवल ये करते हैं कि उसने ये 16 रुपए 3 माह तक इन्वेस्ट किए, तो यहाँ पर हम 16 की गुणा कर देंगे 3 से। इसके आगे देखिए 16 रुपए में से उसने 5 रुपए वापस निकाल लिए हैं, तो अब उसके रह गए हैं 11 रुपए। अब ये 11 रुपए उसने आगे 9 माह तक इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि ये व्यापार 1 साल तक चलता है तो आगे ये 9 माह तक रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें ऐड कर देते हैं 11 × 9। इसके बाद हम बात करते हैं वाई की। वाई ने शुरू में 12 रुपए इन्वेस्ट किए और 3 माह के बाद 5 रुपए और इन्वेस्ट किए। तो यहाँ पर देखिए जो शुरू के 12 रुपए हैं ये उसके 3 माह तक इन्वेस्ट रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 12 × 3। अब 3 माह के बाद उसने 5 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो 12 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो उसकी राशि हो जाएगी 17 रुपए के बराबर। अब ये जो 17 रुपए हैं उसने आगे 9 माह तक इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि ये व्यापार 1 साल तक चलना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें ऐड कर देंगे 17 × 9। अब इसके 3 माह के बाद Z 21 रुपए लगा करके इस व्यापार में शामिल हो जाएगा। शुरू में देखिए जब X और Y ने व्यापार शुरू किया तो उसके 3 माह के बाद X और Y ने अपनी पूंजी में चेंज किया और उसके 3 माह के बाद Z शामिल हो रहा है। इसका मतलब यह 6 माह के बाद शामिल हो रहा है। अब देखिए व्यापार चलना है 1 साल, 1 साल का मतलब होते हैं 12 महीने। अब 12 महीने में 6 महीने तक तो Z रहा नहीं, अब आगे के 6 महीने Z व्यापार में रहेगा। इसका मतलब Z का जो समय है वह 6 माह के बराबर है और Z की जो पूंजी है वह 21 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम Z का प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कि 21 × 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 21 × 6। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x का प्रॉफिट आ जाएगा 147 के बराबर, y का प्रॉफिट आ जाएगा 189 के बराबर और z का प्रॉफिट आ जाएगा 126 के बराबर। इसको जब हम 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x का प्रॉफिट आ जाएगा 7 के बराबर, y का प्रॉफिट आ जाएगा 9 के बराबर और z का प्रॉफिट आ जाएगा 6 के बराबर। अब देखिए हमें साल के एंड में जो कुल लाभ दे रखा है वह दे रखा है 26,400। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इन सभी को ऐड कर लेते हैं। तो जब हम 7, 9 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुल लाभ आ जाएगा 22 के बराबर। अब हम 22 की कंपेयर कर देंगे 26,400 से। 26,400 22 का है 1,200 गुना। हमसे पूछा है कि बाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना अधिक है। अब देखिए बाई ले रहा है 9 रुपए और जेड को मिल रहे हैं 6 रुपए, तो यहाँ पर बाई को 3 रुपए अधिक मिल रहे हैं। अब ये जो 3 रुपए अधिक मिल रहे हैं हम इसका भी कर देंगे 1,200 गुना, तो यहाँ पर आ जाएंगे 3,600 अधिक। तो यहाँ पर बाई का हिस्सा जेड के हिस्से से 3,600 अधिक है। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24। एक्स वाई तथा जेड ने एक साथ मिलकर एक व्यापार शुरू किया। यदि एक्स की निवेशित पूंजी वाई की निवेशित पूंजी का 2 गुना है तथा वाई की निवेशित पूंजी जेड की निवेशित पूंजी का 3 गुना है, तो ज्ञात करें एक्स वाई तथा जेड की निवेशित पूंजी का अनुपात क्या है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक्स वाई तथा जेड ने एक साथ मिलकर एक व्यापार शुरू किया। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। आगे हमसे कहा गया है यदि एक्स की निवेशित पूंजी वाई की निवेशित पूंजी का 2 गुना है। यहाँ पर कंपेयर की गई है वाई की निवेशित पूंजी से। तो यहाँ पर देखिए अगर हम वाई की निवेशित पूंजी 1 के बराबर मान लेंगे तो एक्स की पूंजी 2 गुनी है, तो एक्स की पूंजी आ जाएगी 2 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है कि y की निवेशित पूंजी z की निवेशित पूंजी का 3 गुना है।
यहाँ पर कंपेयर की गई है जेड से। तो यहाँ पर देखिए अगर हम जेड की निवेशित पूंजी 1 के बराबर मान लेंगे तो वाई की निवेशित पूंजी 3 गुना है, तो वाई की पूंजी आ जाएगी 3 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए वाई की पूंजी अलग हो रही है, ऊपर है 1 के बराबर और नीचे है 3 के बराबर। तो यहाँ पर हम इसको बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर गुणा कर लेते हैं 3 से और नीचे गुणा कर लेते हैं 1 से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास x की निवेशित पूंजी आ जाएगी 6 के बराबर, y की निवेशित पूंजी आ जाएगी 3 के बराबर और z की निवेशित पूंजी आ जाएगी 1 के बराबर। तो यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 6:3:1 और यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25। एक्स वाई तथा जेड ने एक व्यापार शुरू किया जिसमें एक्स तथा जेड ने 2:1 के अनुपात में, जबकि एक्स तथा वाई ने 3:2 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। यदि वार्षिक लाभ 1,57,300 है तो इसमें वाई का हिस्सा क्या होगा। ये भी देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर भी एक्स वाई तथा जेड एक व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। आगे हमसे कहा गया है एक्स तथा जेड ने 2:1 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। तो यहाँ पर देखिए एक्स के नीचे आ जाएगा 2 और जेड के नीचे आ जाएगा 1। आगे हमसे कहा गया है एक्स तथा वाई ने 3:2 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। तो यहाँ पर देखिए एक्स के नीचे आ जाएगा 3 और वाई के नीचे आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू अलग हो रही है, ऊपर है 2 के बराबर, नीचे है 3 के बराबर। तो यहाँ पर हम इसको बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर गुणा कर लेते हैं 3 से और नीचे गुणा कर लेते हैं 2 से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास x का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 6 के बराबर, y का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 4 के बराबर और z का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 3 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट के अलावा टाइम का रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों का टाइम सेम है। अगर तीनों का टाइम सेम है तो जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है यही इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x का प्रॉफिट ले लेंगे 6 के बराबर, y का प्रॉफिट ले लेंगे 4 के बराबर और z का प्रॉफिट ले लेंगे 3 के बराबर। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कुल लाभ दिया हुआ है 1,57,300। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुल लाभ निकाल लेते हैं। यहाँ पर जब हम 6, 4 और 3 को ऐड करते हैं तो कुल लाभ आ जाता है 13 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है 13 के बराबर और क्वेश्चन में हमें कुल लाभ दिया हुआ है 1,57,300। तो यहाँ पर हम 13 की कंपेयर कर देंगे 1,57,300 से। 1,57,300 13 का है 12,100 गुना। हमसे पूछा है बाई का हिस्सा, तो बाई का हिस्सा जो 4 के बराबर है हम इसका भी 12,100 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बाई का हिस्सा आ जाएगा 48,400 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26। एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, वाई ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए तथा जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश किया। यदि कुल लाभ 1,140 है तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमसे कहा गया है एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम इन्वेस्टमेंट के आगे लिख लेते हैं 1/4 और टाइम के आगे भी लिख लेते हैं 1/4। आगे हमसे कहा गया है वाई ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट के आगे लिख लेते हैं 1/5 और टाइम लिख लेते हैं 1/2। आगे हमसे कहा गया है जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश किया। यहाँ पर हमें कोई भी भिन्न दी हुई नहीं है तो हम जेड के बारे में कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट की भिन्न आई हुई है 1/4 और 1/5, इनके जो हर होते हैं 4 और 5, हम इनका ले लेते हैं एलसीएम। तो देखिए 4 और 5 के एलसीएम आ जाएगा 20 के बराबर। अब ये जो 20 आया है हम इसको ले लेते हैं कुल पूंजी। इसी तरह से टाइम का जो हमारे पास भिन्न है 1/4 और 1/2, इन दोनों के जो हर है वो है 4 और 2, इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 8 के बराबर। अब ये जो 8 आया है हम इसको ले लेंगे कुल समय। तो यहाँ पर हम कुल पूंजी ले लेंगे 20 के बराबर और कुल समय ले लेंगे 8 के बराबर। अब देखिए हम एक्स वाई और जेड का इन्वेस्टमेंट और टाइम निकालते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई जेड। अब हमसे कहा गया है कि एक्स ने कुल पूंजी का 1/4 भाग, अब हमारे पास कुल पूंजी है 20 के बराबर, 20 का जब हम 1/4 भाग निकालेंगे तो वह आ जाएगा 5 के बराबर। तो यहाँ पर एक्स का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5 के बराबर। इसी तरह से एक्स का जो समय है वह कुल समय का 1/4 है, कुल समय हमने लिया है 8, तो इसका जब हम 1/4 भाग निकालेंगे तो x का टाइम आ जाएगा 2 के बराबर। इसी तरह से आगे हमसे y के बारे में कहा गया है कि y ने लगाया है 1/5 भाग।
अब हमारे पास कुल राशि है 20 के बराबर। 20 का जब हम 1/5 भाग निकालेंगे तो वह आ जाएगा 4 के बराबर, तो वाई का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4 के बराबर। इसी तरह से वाई ने जो समय लगाया है वह लगाया है 1/2। अब हमारे पास कुल समय है 8 के बराबर। 8 का जब हम 1/2 भाग निकालेंगे तो वह आ जाएगा 4 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है कि Z ने शेष पूंजी। अब देखिए हमारे पास कुल पूंजी है 20 के बराबर, जिसमें से X ने लगाई है 5 और Y ने लगाई है 4। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कुल पूंजी लग जाएगी 9 के बराबर। अब हमारे पास जो शेष पूंजी रह गई वह रह गई 11 के बराबर। तो यहाँ पर Z इन्वेस्ट करेगा 11। आगे देखिए हमसे कहा गया है पूरे समय के लिए। अब यहाँ पर देखिए एक बात का ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ऐसे नहीं करना है कि X और Y का जो टाइम है इन दोनों को ऐड करके कुल टाइम में से घटा दिया, क्योंकि देखिए टाइम जो होता है यह तीनों का अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमें 1 साल का टाइम दिया हुआ है तो यहाँ पर x का 1 साल अलग होगा, y का 1 साल अलग होगा और z का 1 साल अलग होगा। हम ऐसे नहीं करते हैं कि तीनों को ऐड करके हमने 3 साल बता दिया। हम 1 साल लेते हैं और तीनों का जो टाइमिंग होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर z ने शेष राशि पूरे समय के लिए निवेश की है तो पूरा समय अगर 8 के बराबर है तो यहाँ पर z की टाइमिंग आ जाएगी 8 के बराबर। अब हम यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे। प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहाँ पर देखिए x का प्रॉफिट आ जाएगा 10 के बराबर, y का प्रॉफिट आ जाएगा 16 के बराबर और z का प्रॉफिट आ जाएगा 88 के बराबर। इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास x का प्रॉफिट आ जाएगा 5 के बराबर, y का प्रॉफिट आ जाएगा 8 के बराबर और z का प्रॉफिट आ जाएगा 44 के बराबर। अब देखिए हमें कुल लाभ दिया हुआ है 1140। तो यहाँ पर हम 5, 8 और 44 को ऐड कर लेते हैं। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुल लाभ आ जाएगा 57 के बराबर। अब देखिए हमारे पास आ रहा है 57 के बराबर और क्वेश्चन में हमको कुल लाभ दिया हुआ है 1140। तो यहाँ पर हम 57 की कंपेयर कर देंगे 1140 से। 1140 57 का है 20 गुना। हमसे पूछा है प्रत्येक का हिस्सा। तो यहाँ पर देखिए x का जो लाभ है 5, हम इसका कर देंगे 20 गुना। 5 का 20 गुना करेंगे तो x का लाभ आ जाएगा 100 के बराबर। इसी तरह से y का जो लाभ है वह 8 के बराबर है। 8 का 20 गुना करेंगे तो y का लाभ आ जाएगा 160 के बराबर। इसी तरह से z का जो लाभ 44 के बराबर है, इसका जब हम 20 गुना करेंगे तो z का लाभ आ जाएगा 880 रुपए के बराबर। तो यहाँ पर हिस्सा आ जाएगा 100, 160 और 880। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27। किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/6 भाग x ने 1/6 समय के लिए, y ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा z ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश की। यदि व्यापार में वार्षिक लाभ 23,000 प्राप्त हुआ तो इसमें y का हिस्सा क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पीछे सॉल्व किया है, इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें x की पूंजी दे रखी है 1/6 और x का समय दिया हुआ है 1/6। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट के आगे लिख लेते हैं 1/6 और टाइम के आगे भी लिख लेते हैं 1/6। आगे हमें y का हिस्सा दिया हुआ है 1/3 और y का समय भी 1/3 है। तो आगे हम लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट के 1/3 और टाइम के आगे लिख लेते हैं 1/3। इसके आगे देखिए z के बारे में कहा गया है कि शेष पूंजी पूरे समय के लिए। यहाँ पर हमारे पास कोई भी भिन्न नहीं है तो हम z को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है 1/6 और 1/3। इनके जो हर हैं वह हैं 6 और 3। इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कुल राशि आ जाएगी 6 के बराबर। इसी तरह से टाइम के जो भिन्न हैं वह है 1/6 और 1/3। इनके जो हर हैं वह भी 6 और 3 है। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कुल टाइम आ जाएगा 6 के बराबर। अब देखिए हम एक्स वाई और जेड में इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं। हमसे कहा गया है कि व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/6 भाग एक्स ने 1/6 समय के लिए। अब देखिए हमारे पास कुल राशि है 6 के बराबर। 6 का जब हम 1/6 भाग निकालेंगे तो एक्स का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 1 के बराबर। इसी तरह से हमारे पास कुल टाइम है 6 के बराबर। 6 का जब हम 1/6 भाग निकालेंगे तो एक्स का टाइम आ जाएगा 1 के बराबर। इसी तरह से y के बारे में कहा गया है कि y ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। हमारे पास कुल राशि है 6 के बराबर। 6 का जब हम 1/3 भाग निकालेंगे तो y की राशि आ जाएगी 2 के बराबर। इसी तरह से y की जो टाइमिंग आ जाएगी वह भी 2 के बराबर आ जाएगी। अब आगे हमसे कहा गया है कि Z ने शेष पूंजी। अब देखिए कुल पूंजी है 6 के बराबर। 6 में से एक इन्वेस्ट की है X ने और 2 इन्वेस्ट की है Y ने। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल इन्वेस्ट पूंजी आ जाएगी 3 के बराबर। अब 6 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो Z जो इन्वेस्ट करेगा वह 3 के बराबर करेगा। अब देखिए Z की पूंजी तो 3 के बराबर आ चुकी है। अब हम देखते हैं Z का समय। Z के बारे में हमसे कहा गया है कि पूरे समय के लिए।
अब देखिए मैंने आपसे बताया है कि समय जो होता है वह तीनों का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर x का समय अलग होगा, y का अलग होगा और z का अलग होगा। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कुल समय 6 के बराबर है और हमसे यह कहा गया है कि z ने पूरे समय के लिए निवेश किया है, तो यहाँ पर z का समय 6 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम अब इन तीनों के प्रॉफिट को निकालेंगे तो x का प्रॉफिट आ जाएगा 1 के बराबर, y का प्रॉफिट आ जाएगा 4 के बराबर और z का प्रॉफिट आ जाएगा 18 के बराबर। अब हमें कुल लाभ दे रखा है 23,000 रुपए। तो यहाँ पर हमें कुल लाभ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम 1, 4 और 18 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल लाभ आ जाएगा 23 के बराबर। अब देखिए हमारे पास आ रहा है 23 के बराबर और क्वेश्चन में हमको दे रखा है 23,000 के बराबर। तो यहाँ पर हम 23 की कंपेयर कर देंगे 23,000 से। 23,000 23 का है 1,000 गुना। हमसे पूछा है बाई का हिस्सा। बाई का हिस्सा जो 4 के बराबर है हम इसका भी कर देंगे 1,000 गुना। तो बाई का हिस्सा आ जाएगा 4,000 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28। ए बी एक कंपनी में साझेदार हैं। उनके लाभ का अनुपात 4:5 है। यदि कंपनी को कुल 14,130 रुपए का लाभ हुआ तो बी को लाभ का कितना हिस्सा मिला। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें ए और बी के लाभ का अनुपात दिया हुआ है 4:5। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए और बी के लाभ आ जाएंगे 4:5। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल लाभ आ जाएगा 9 के बराबर। अब देखिए हमारे पास कुल लाभ आ रहा है 9 के बराबर और क्वेश्चन में हमें कंपनी का कुल लाभ दिया हुआ है 14,130। तो यहाँ पर हम 9 की कंपेयर कर देंगे 14,130 से। 14,130 9 का है 1,570 गुना। हमसे पूछा है बी के लाभ का हिस्सा। तो बी को जो 5 रुपए का लाभ हो रहा है हम इसका भी 1,570 गुना कर देंगे। तो हमारे पास बी का लाभ आ जाएगा 7,850 रुपए। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29। अपने पशुओं को चराने के लिए एक्स और वाई ने एक घास मैदान को 300 रुपए पट्टे यानी कि किराए पर लिया। यदि एक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह चराया और वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक चराया तो उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक्स और वाई ने एक घास के मैदान को किराए पर लिया है ताकि वह अपने पशुओं को चरा सकें। अब देखिए अगर हम किराए की बात करें तो सबसे पहले तो किराया पशुओं की संख्या पर डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा पशु चराएगा उसे उतना ही ज़्यादा किराया देना चाहिए। और दूसरा किराया डिपेंड करता है टाइम पर। जो जितने ज़्यादा समय के लिए पशु चराएगा उसे उतना ज़्यादा किराया देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो किराया आएगा वह पशुओं की संख्या और टाइम की गुणा करके आएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें एक्स के बारे में कह रखा है कि एक्स के 10 पशु हैं और वह उन्हें 5 सप्ताह तक चराता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स के नीचे आ जाएगा 10 और 5। और आगे हमें वाई के पशु और टाइम दे रखा है 15 और 7। तो यहाँ पर वाई के नीचे आ जाएगा 15 और 7। इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो एक्स का आ जाएगा 50 के बराबर किराया और वाई का आ जाएगा 105 के बराबर किराया। इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो x का किराया आ जाएगा 10 के बराबर और y का किराया आ जाएगा 21 के बराबर। तो यहाँ पर इनके किराए का अनुपात आ जाएगा 10:21। यहाँ पर देखिए हमें जो ये दिया हुआ है कि उन्होंने 300 रुपए किराए पर घास के मैदान को किराए पर लिया है। यहाँ पर ये जो 300 रुपए हैं इनका कुछ भी यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछा है कि x ने कितने रुपए दिए या y ने कितने रुपए दिए। अगर हमसे x या y में से किसी एक के रुपए को पूछा जाता तो यहाँ पर हम क्या करते, ये जो x के 10 रुपए निकल करके आए हैं और y के 21 रुपए निकल करके आए हैं, हम इन दोनों को ऐड करते तो हमारे पास 31 रुपए आ जाते। हम 31 की कंपेयर कर देते 300 से। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाता कि x ने कितने रुपए दिए या y ने कितने रुपए दिए तो यहाँ पर हम कुल रुपए के 300 से कंपेयर करते। अब यहाँ पर हमसे रुपए नहीं पूछे हैं तो यहाँ पर 300 रुपए का कुछ भी यूज नहीं आएगा। यहाँ पर x और y के किराए का अनुपात आ जाएगा 10:21 और यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30। ए बी ने एक व्यापार शुरू किया। इस व्यापार में उन्होंने 2:3 के अनुपात में निवेश किया। यदि ए 10,000 और निवेश करता है तो उनके निवेश का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो ए ने कितने रुपए निवेश किए। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि ए बी ने एक व्यापार शुरू किया। इस व्यापार में उन्होंने 2:3 के अनुपात में निवेश किया। तो यहाँ पर देखिए ए के नीचे आ जाएगा 2 और बी के नीचे आ जाएगा 3। आगे हमसे कहा गया है यदि ए 10,000 और निवेश करता है तो उनके निवेश का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ए के नीचे आ जाएगा 3 और बी के नीचे आ जाएगा 2। अब यहाँ पर आप एक बात सोचिए
क्या यहाँ पर बी ने अपने इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज किया है? यहाँ पर ए ने तो 10,000 और अधिक निवेश किए हैं, लेकिन क्या यहाँ पर बी ने कोई चेंज किया है? बी ने यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पर बी का जो इन्वेस्टमेंट है ये सेम होना चाहिए। अब ऊपर तो बी का इन्वेस्टमेंट है 3 के बराबर और नीचे है 2 के बराबर, तो यहाँ पर हम इसको बराबर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर ऊपर गुणा कर लेते हैं 2 से और नीचे गुणा कर लेते हैं 3 से। तो देखिए जब हम ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर ए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4 के बराबर और बी का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6 के बराबर। इसी तरह से जब हम नीचे 3 से गुणा करेंगे तो नीचे ए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 9 के बराबर और बी का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए बी का इन्वेस्टमेंट बराबर हो चुका है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि बी ने यहाँ पर कितने अधिकतर निवेश किया है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर ए की पूंजी है 4 के बराबर और नीचे है 9 के बराबर। तो यहाँ पर ए की पूंजी 5 बढ़ चुकी है। अब हमारे अनुसार तो बढ़ रही है 5। क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि उसने 10,000 निवेश किए हैं, तो यहाँ पर हम 5 की कंपेयर कर देंगे 10,000 से। 10,000 5 का है 2,000 गुना। हमसे पूछा है तो ए ने कितने रुपए निवेश किए। अब देखिए शुरू में ए ने निवेश किए हैं 4 रुपए, हम इन 4 का भी कर देंगे 2,000 गुना। तो 4 का जब हम 2,000 गुना करेंगे तो ए के द्वारा जो निवेश रुपए हैं वो आ जाएंगे 8,000। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31। दो साझेदार x और y के निवेश का अनुपात 11:12 है तथा उनके लाभ का अनुपात 2:3 है। यदि x ने 8 महीने के लिए निवेश किया है तो y ने कितने महीने के लिए निवेश किया है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दो साझेदार दिए हुए हैं एक्स और वाई और हमें उनके निवेश का अनुपात दिया हुआ है 11:12। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या आगे आ जाएगा 11:12। इसके अलावा हमें उनके लाभ का अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या आगे आ जाएगा 2:3। इसके अलावा देखिए हमें एक्स का टाइम दिया हुआ है 8 महीने और वाई का टाइम हमसे पूछा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपने अनुसार टाइम निकाल लेते हैं। तो देखिए टाइम बराबर होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर x का टाइम आ जाएगा 2/11 के बराबर और y का टाइम आ जाएगा 1/4 के बराबर। 4 और 11 की जब हम तिरछी गुणा करेंगे तो हमारे पास टाइम का रेशियो आ जाएगा 8:11। यानी कि x अगर 8 महीने के लिए रुपए निवेश करता है तो y 11 महीने के लिए निवेश करता है। अब क्वेश्चन में हमें x के 8 महीने ही दिए हुए हैं तो यहाँ पर y का टाइम हो जाएगा 11 महीने के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32। ए और बी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 9 महीने के बाद बी व्यापार छोड़ देता है लेकिन ए की पूंजी 1 महीने और रहती है। यदि दोनों के लाभ का अनुपात 5:6 है तो दोनों की पूंजी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि ए और बी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। इसके आगे हमसे कहा गया है 9 महीने के बाद बी व्यापार छोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि बी का जो टाइम है वह 9 महीने है। इसके आगे हमसे कहा गया है लेकिन ए की पूंजी 1 महीना और रहती है। इसका मतलब ये है कि अगर बी की पूंजी 9 महीने रही है तो ए की पूंजी 10 महीने रही है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ए और बी का टाइम का रेशियो निकालेंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 10:9। इसके आगे देखिए हमें ए और बी के लाभ का अनुपात दिया हुआ है 5:6। तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या आगे आ जाएगा 5:6। अब हमसे इन दोनों की पूंजी का अनुपात पूछा है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट बराबर हमने पढ़ा है प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ पर अगर हम ए का इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो ए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5/10 यानी कि 1/2 के बराबर। इसी तरह से अगर हम बी का इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो बी का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6/9 यानी कि 2/3 के बराबर। यहाँ पर जब हम 2 और 3 की तिरछी गुणा करेंगे तो हमारे पास ए और बी का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 3:4। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33। ए बी और सी ने एक कार को 4,160 रुपए में किराए पर लिया। ए ने 7 घंटे, बी ने 8 घंटे तथा सी ने 11 घंटे इसका उपयोग किया, तो ए को कितना किराया देना पड़ेगा? यहाँ पर देखिए 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। उन्होंने एक कार को किराए पर लिया है। अब देखिए अगर कार को किराए पर लिया है तो उन्हें किराया देना है। अब देखिए कार का जो किराया है वह इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन कितने घंटे कार का उपयोग कर रहा है।
जो कम घंटे उपयोग करेगा वह कम किराया देगा और जो ज़्यादा घंटे उपयोग करेगा वह ज़्यादा किराया देगा। अब यहाँ पर देखिए ए ने उपयोग किए हैं 7 घंटे, बी ने उपयोग किए हैं 8 घंटे और सी ने उपयोग किए हैं 11 घंटे। तो यहाँ पर देखिए हम इसका रेशियो बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी के द्वारा जो कार का उपयोग किए गए घंटे हैं उनका रेशियो आ जाएगा 7:8:11। अब देखिए जो जितने घंटे कार उपयोग करेगा वह उतना ही किराया देगा। तो यहाँ पर ये जो घंटे का रेशियो है ये हमारे किराए का रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ पर ए अगर 7 रुपए देगा तो बी 8 रुपए देगा और सी 11 रुपए देगा। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो तीनों मिलाकर के 26 रुपए किराए देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे अनुसार आ रहे हैं 26 रुपए। क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि उन तीनों ने जो कार को किराए पर लिया है वह 4160 रुपए में लिया है। तो यहाँ पर हम 26 ही कंपेयर कर देंगे 4160 से। 4160 26 का है 160 गुना। तो हमसे पूछा है कि ए को कितना किराया देना होगा। तो ए का जो किराया 7 रुपए है हम इसका भी 160 गुना कर देंगे। तो 7 का जब हम 160 गुना करेंगे तो ए का किराया आ जाएगा 1120 रुपए। तो यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34। एक व्यापार में ए बी तथा सी तीन साझेदार हैं। ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 है तथा बी का लाभांश कुल लाभ का 1/4 है। यदि सी को 243 रुपए का लाभांश मिला तो बी को कितनी राशि मिली। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमसे कहा गया है एक व्यापार में ए बी तथा सी तीन साझेदार हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। आगे हमसे कहा गया है ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कुल लाभ 16 के बराबर ले लेंगे तो ए का लाभ 3 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम कुल लाभ ले लेते हैं 16 के बराबर और ए का लाभ ले लेते हैं 3 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है बी का लाभांश कुल लाभ का 1/4 है। हमने कुल लाभ माना है 16 के बराबर। 16 का जब हम 1/4 भाग निकालते हैं तो बी का लाभांश आ जाता है 4 के बराबर। अब इसके आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि सी को 243 रुपए का लाभांश मिला। अब देखिए हम ये देखते हैं कि हमारे अनुसार सी को कितना लाभांश मिल रहा है। हमने कुल लाभांश लिया है 16 रुपए के बराबर। 16 रुपए में ए का लाभ है 3 के बराबर और बी का लाभ है 4 के बराबर। 3 और 4 को ऐड करेंगे तो ए और बी का कुल लाभ हो जाएगा 7 के बराबर। 16 में से 7 को घटा देंगे तो सी का लाभांश आ जाएगा 9 के बराबर। अब देखिए हमारे अनुसार सी का लाभांश है 9 के बराबर। क्वेश्चन में हमको दे रखा है 243 के बराबर। तो यहाँ पर हम 9 की कंपेयर कर देंगे 243 से। 243 9 का है 27 गुना। हमसे पूछा है कि बी को कितनी राशि मिली। बी को जो 4 रुपए की राशि मिल रही है हम इसका भी कर देंगे 27 गुना। तो 4 का जब हम 27 गुना करेंगे तो बी की राशि आ जाएगी 108 रुपए। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35। एक व्यापार में ए सक्रिय साझेदार है तथा बी निष्क्रिय साझेदार है। ए 5,000 रुपए निवेश करता है तथा बी 6,000 रुपए निवेश करता है। ए को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है और शेष लाभ उनकी पूंजी के अनुपात में उनके बीच बंट जाता है। 880 रुपए के कुल लाभ में से ए को कितनी राशि मिलेगी। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि एक व्यापार में ए सक्रिय साझेदार है तथा बी निष्क्रिय साझेदार है। अब देखिए अगर ए सक्रिय साझेदार है तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि ए को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है और यहाँ पर देखिए हमें कुल लाभ दिया हुआ है 880 रुपए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं पहले 880 का 15% निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम 880 का 15% निकालते हैं तो वह आ जाता है 132 रुपए। तो यहाँ पर ये जो 132 रुपए का लाभ है ये तो ए को मिलेगा व्यापार संभालने के लिए। अब इसके अलावा अगर हम शेष लाभ देखें तो यहाँ पर हमें 880 में से 132 रुपए को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम 880 में से 132 को घटाते हैं तो शेष लाभ आ जाता है 748 रुपए। अब देखिए जो 748 रुपए हैं ये इनके निवेश की गई पूंजी के अनुपात में बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ए ने निवेश किए हैं 5,000 और बी ने निवेश किए हैं 6,000। यहाँ पर हम आगे के 3 जीरो हटा देते हैं। तो यहाँ पर ए का निवेश आ जाएगा 5 के बराबर और बी का निवेश आ जाएगा 6 के बराबर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कुल आ जाएगा 11 के बराबर। अब देखिए इनका जो निवेश का अनुपात है यही इनके लाभ का अनुपात हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर ए को अगर 5 रुपए का लाभ है तो बी को 6 रुपए का लाभ है और दोनों को मिला करके हो जाएगा 11 रुपए का लाभ।
अब देखिए शेष लाभ है 748 के बराबर और हमारे अनुसार आ रहा है 11 रुपए का लाभ। तो यहाँ पर हम 11 की कंपेयर कर देंगे 748 से। 748 11 का है 68 गुना। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि ए को कितनी राशि मिलेगी, तो यहाँ पर हम केवल ए का लाभ निकाल लेते हैं। तो ए को जो 5 रुपए की राशि मिल रही है हम इसका भी कर देते हैं 68 गुना। तो 5 का 68 गुना हो जाएगा 340 के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम ए का कुल लाभ देखें तो ए को 132 रुपए मिल रहे हैं व्यापार संभालने के लिए और 340 रुपए मिल रहे हैं उसके निवेश के अनुपात में। तो यहाँ पर ए की कुल राशि हो जाएगी 132 प्लस 340 यानी कि 472 रुपए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36। ए 14,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू करता है। 5 महीने के बाद बी व्यापार में शामिल होता है तथा उसके 2 महीने बाद सी व्यापार में शामिल होता है। यदि साल के अंत में उनके लाभ का अनुपात 4:3:2 है तो सी ने कितने रुपए निवेश किए थे। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि ए 14,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू करता है। यहाँ पर देखिए ए व्यापार को शुरू कर रहा है और शुरू से लेकर के अंत तक इस व्यापार में रहेगा। तो यहाँ पर ए का जो टाइम आ जाएगा वह 12 महीने के बराबर आ जाएगा क्योंकि यह व्यापार 1 साल तक चल रहा है। इसके अलावा देखिए हमसे आगे क्वेश्चन में कहा गया है 5 महीने के बाद बी व्यापार में शामिल होता है। अब देखिए व्यापार चलना है 12 महीने और यह आता है 5 महीने के बाद। तो बी का जो निवेश टाइम आ जाएगा वह आ जाएगा 7 महीने। इसके बाद हमसे कहा गया है कि सी 2 महीने बाद आता है। तो सी जो आया है वो बी के भी 2 महीने बाद आया है। तो बी अगर 7 महीने व्यापार में है तो सी 5 महीने व्यापार में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी के टाइम का जो रेशियो है यह आ जाएगा 12:7:5। इसके आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि साल के अंत में उनके लाभ का अनुपात 4:3:2 है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट के आगे आ जाएगा 4:3:2। अब देखिए हमें ये बताना है कि सी ने कितने रुपए निवेश किए थे और पहली लाइन में हमें ए की निवेश पूंजी दी हुई है 14,000 रुपए। तो हम क्या करते हैं पहले ए बी सी का निवेश निकाल लेते हैं कि इन तीनों ने कितना निवेश किया है। निवेश या इन्वेस्टमेंट बराबर होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पर देखिए ए का निवेश आ जाएगा 4/12 यानी कि 1/3 के बराबर। बी का निवेश आ जाएगा 3/7 के बराबर और सी का निवेश आ जाएगा 2/5 के बराबर। अब देखिए हमें यहाँ पर ए का निवेश दिया हुआ है 14,000 रुपए और हमें सी का बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ये जो बी का निवेश आया है 3/7 हम इसे यहाँ से हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको हटा दिया है। अब हमारे पास ए का निवेश रह गया है 1/3 और सी का निवेश रह गया है 2/5। 3 और 5 की तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ से देखिए ए का निवेश आ जाएगा 5 के बराबर और सी का निवेश आ जाएगा 6 के बराबर। अब हमें ए का निवेश दे रखा है 14,000 रुपए। तो यहाँ पर हम 5 की कंपेयर कर देंगे 14,000 से। 14,000 5 का है 2800 गुना। तो हमसे पूछा है सी का निवेश। सी का जब हम 2800 गुना करेंगे तो सी का निवेश आ जाएगा 16,800 के बराबर। यहाँ पर देखिए आंसर तो हमारा आ गया है लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हम केवल ए और सी को लेकर के चले हैं। मान लीजिए हमसे बी का निवेश भी पूछ लेता तब हम यहाँ पर कैसे करते। तब हमें यहाँ पर तीनों को लेकर के चलना पड़ता। तो यहाँ पर हम क्या करते फिर से बी को वापस ले आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ चुका है। अब हम क्या करेंगे ए के जो हर है उसमें है 3, बी के हर में है 7 और सी के हर में है 5। इन तीनों की कर लेंगे गुणा। तो यहाँ पर 3, 7 और 5 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105। अब हम तीनों के इन्वेस्टमेंट में 105 से गुणा कर देंगे। तो देखिए जब हम ए के इन्वेस्टमेंट में 105 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105/3। 105/3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। इसी तरह से बी का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3/7 गुणा 105। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। और सी का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 2/5 गुणा 105। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है हमें इस इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाई करना है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 35:45:42। अब हमें ए का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 14,000 रुपए। तो यहाँ पर हम 35 ही कंपेयर कर देंगे 14,000 से। 14,000 35 का है 400 गुना। हमसे पूछा है सी ने कितने रुपए निवेश किए थे। तो सी के जो निवेश रुपए आ रहे हैं 42 इसका भी हम कर देंगे 400 गुना। तो 42 का जब हम 400 गुना करेंगे तो सी के निवेश रुपए आ जाएंगे 16,800। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37। ए बी तथा सी एक व्यापार में साझेदार बनते हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए देता है
तथा बी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए देता है तथा शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए देता है। यदि कुल लाभ 1820 का है तो ए का लाभांश ज्ञात करें। इस तरह के देखिए दो क्वेश्चंस को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो जिस तरह हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास तीन साझेदार हैं ए बी सी। ए के बारे में कहा गया है कि ए पूंजी का 1/3 भाग और समय का 1/4 भाग। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट के आगे लिख लेते हैं 1/3 और टाइम के आगे लिख लेते हैं 1/4। आगे हमसे कहा गया है कि बी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए देता है। तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट के आगे हम लिख लेते हैं 1/5 और समय के आगे लिख लेते हैं 1/6। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 1/3 और 1/5, इनके जो हर हैं 3 और 5, हम इनका ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15 के बराबर। तो यहाँ पर हम टोटल पूंजी ले लेंगे 15 के बराबर। इसी तरह से हम टोटल टाइम निकालते हैं। टाइम की भिन्न आ रही हैं 1/4 और 1/6। इनके हर में आ रहा है 4 और 6। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12 के बराबर। तो यहाँ पर हम टोटल समय ले लेंगे 12 के बराबर। अब हम ए बी सी का इन्वेस्टमेंट और टाइम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं ए बी सी। अब देखिए हमसे कहा गया है ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए। अब पूंजी है हमारे पास 15। 15 का जब हम 1/3 भाग निकालेंगे तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 5 के बराबर। समय के बारे में हमसे कहा गया है कि 1/4 समय। अब समय हमने लिया है 12 के बराबर। 12 का जब हम 1/4 भाग निकालेंगे तो ए का समय आ जाएगा 3 के बराबर। इसी तरह से हम बी के लिए कैलकुलेट करते हैं। बी के बारे में कहा गया है कि बी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए देता है। पूंजी है हमारे पास 15। 15 का 1/5 भाग निकालेंगे तो बी की पूंजी आ जाएगी 3 के बराबर। और 1/6 समय निकालेंगे तो बी का समय आ जाएगा 2 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है कि शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए देता है। अब देखिए ए और बी ने मिलाकर के कितनी पूंजी दी है। ए ने लगाए हैं 5 रुपए और बी ने लगाए हैं 3 रुपए, दोनों ने मिलाकर के 8 रुपए लगाए हैं। कुल पूंजी है 15 रुपए। 15 में से 8 घटा देंगे तो सी की पूंजी आ जाएगी 7 के बराबर। अब ये 7 रुपए सी ने पूरे समय के लिए लगाए हैं। पूरा समय हमारा है 12 महीने, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। अब हम यहाँ पर एबीसी का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहाँ पर ए का प्रॉफिट आ जाएगा 15 के बराबर, बी का प्रॉफिट आ जाएगा 6 के बराबर और सी का प्रॉफिट आ जाएगा 84 के बराबर। अब देखिए हमें कुल लाभ दिया हुआ है 1820 रुपए। तो यहाँ पर हम इन तीनों के प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं। 15, 6 और 84 को ऐड करते हैं तो कुल प्रॉफिट आ जाएगा 105 के बराबर। अब देखिए 105 हमारे अनुसार आया है और क्वेश्चन के अनुसार हमें दे रखा है 1820। तो यहाँ पर हम 1820 की कंपेयर कर देंगे 105 से। अब यहाँ पर देखिए कंपेयर पूरी पूरी नहीं हो रही है, तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि 105 की वैल्यू है 1820। अब हमसे पूछा है कि ए का लाभांश याद करें। ए का लाभांश आ रहा है 15 के बराबर। अब देखिए 105 की वैल्यू तो हमें पता है। अब अगर हम 105 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। अब अगर 105 की वैल्यू 1820 है, तो अगर हम 1820 को भी 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए का लाभांश आ जाएगा। तो 1820 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 15 की वैल्यू आ जाएगी 260 के बराबर। तो यहाँ पर ए का लाभांश है 260 रुपए। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38। एक व्यापार में ए तथा बी को एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ, बी तथा सी को भी उसी अनुपात में लाभ हुआ जिस अनुपात में ए तथा बी को हुआ था। यदि लाभ में से ए को 6400 तथा सी को 10,000 मिले तो बी को कितने रुपए मिले। यहाँ पर देखिए एक व्यापार में तीन साझेदार हैं ए बी तथा सी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। अब हमसे इन तीनों के बारे में कहा गया है कि ए तथा बी को एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ और बी तथा सी को भी उसी अनुपात में लाभ हुआ है जिस अनुपात में ए तथा बी को हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, ए और बी के लाभ के अनुपात को मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ए को ए रुपए का लाभ हुआ है और बी को बी रुपए का लाभ हुआ है। अब देखिए जिस अनुपात में ए और बी को लाभ हुआ है उसी अनुपात में बी और सी को भी हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बी के नीचे आ जाएगा ए और सी के नीचे आ जाएगा बी।
अब यहाँ पर देखिए b की वैल्यू अलग अलग हो रही है, ऊपर है b के बराबर, नीचे है a के बराबर, तो यहाँ पर हम इसको बराबर कर लेंगे। तो हम ऊपर वाली इक्वेशन में गुणा कर लेते हैं a से और नीचे वाली इक्वेशन में गुणा कर लेते हैं b से। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर के बराबर, b की वैल्यू आ जाएगी ab के बराबर और c की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर के बराबर। अब देखिए a के बारे में कह रखा है कि a को लाभ होता है 6400 के बराबर, तो यहाँ पर हम a स्क्वायर के कंपेयर कर देंगे 6400 से। यहाँ से जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 80 के बराबर। इसके अलावा हमें c का लाभ दिया हुआ है 10,000 रुपए। c का लाभ हमारे अनुसार आ रहा है b स्क्वायर, तो हम b स्क्वायर के कंपेयर कर देंगे 10,000 से। यहाँ से जब हम b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 100 के बराबर। अब देखिए हमसे पूछा है कि b को कितने रुपए मिले। b को रुपए मिले हैं ab के बराबर। a की वैल्यू है 80 और b की वैल्यू है 100, तो हमारे पास आ जाएगा 80 गुणा 100। इन दोनों की गुणा करेंगे तो b का लाभ आ जाएगा 8,000 रुपए के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39। एक कंपनी में ए और बी लाभ या हानि का अनुपात 3:2 में बांटते हैं। एक नए साझेदार के रूप में सी कंपनी में आता है। उसके लाभ की हिस्सेदारी 1/4 भाग है। यदि सी ने ए और बी से समान अनुपात में अपना लाभांश लिया है तो लाभांश का नया अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक कंपनी में ए और बी लाभ या हानि का अनुपात 3:2 में बांटते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि ए को अगर 3 रुपए का लाभ होगा तो बी को 2 रुपए का लाभ होगा, कुल मिलाकर के दोनों को 5 रुपए का लाभ होगा। आगे हमसे कहा गया है एक नए साझेदार के रूप में सी कंपनी में आता है, उसके लाभ की हिस्सेदारी 1/4 भाग है। अब देखिए अभी तक कुल लाभ है 5 रुपए के बराबर। अब अगर हम 5 का 1/4 भाग निकालेंगे, क्योंकि सी की हिस्सेदारी 1/4 है, तो देखिए जब हम 5 का 1/4 भाग निकालेंगे तो यह दशमलव में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन का 4 गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू आ जाएगी 12 के बराबर, बी की वैल्यू आ जाएगी 8 के बराबर और कुल लाभ हो जाएगा 20 के बराबर। अब देखिए अगर हम 20 का 1/4 भाग निकालेंगे तो वह आ जाएगा 5 रुपए के बराबर। अब देखिए 5 रुपए का लाभ तो सी का आ चुका है, लेकिन हमसे आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि सी ने ए और बी से समान अनुपात में अपना लाभांश लिया है। अब देखिए सी को लाभ हुआ है 5 रुपए का। अब ये लाभ उसने ए और बी से समान अनुपात में लिया है, यानी कि वह ए से भी 2.5 रुपए का लाभ लेगा और बी से भी 2.5 रुपए का लाभ लेगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से दशमलव में आ रहा है लाभ 2.5 और 2.5। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ए और बी का लाभ आ रहा है 12 और 8, हम इसका 2 गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए का लाभ हो जाएगा 24 के बराबर, बी का लाभ हो जाएगा 16 के बराबर और कुल लाभ हो जाएगा 40 के बराबर। अब देखिए हमारे पास कुल लाभ आ चुका है 40। अब इस 40 का 1/4 भाग देना है सी को, क्योंकि उसकी हिस्सेदारी 1/4 है। 40 का 1/4 भाग निकालेंगे तो सी की हिस्सेदारी आ जाएगी 10 के बराबर। अब देखिए सी की हिस्सेदारी 10 आ चुकी है। अब ये जो 10 हिस्सेदारी आई है वह ए और बी से समान अनुपात में लेगा, तो यहाँ पर वह ए से भी 5 रुपए लेगा और बी से भी 5 रुपए लेगा। अब देखिए ए को जो 24 रुपए का लाभ हो रहा था, इसमें से जब हम 5 रुपए की हिस्सेदारी निकाल देंगे तो ए को लाभ होगा 19 रुपए का। इसी तरह से बी को लाभ हो रहा था 16 रुपए का, 16 में से 5 रुपए निकाल देंगे तो बी को लाभ हो जाएगा 11 रुपए का और सी को लाभ 10 रुपए का होगा ही। तो यहाँ पर इनके जो लाभांश का नया अनुपात होगा वह होगा 19:11:10। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40। ए बी तथा सी के लाभांश का अनुपात 2:3:7 है। यदि औसत लाभ 8,000 रुपए है तो बी का लाभांश ज्ञात करें। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें ए बी तथा सी के लाभांश का अनुपात दिया हुआ है 2:3:7। तो यहाँ पर देखिए ए के नीचे आ जाएगा 2, बी के नीचे आ जाएगा 3 और सी के नीचे आ जाएगा 7। इन सभी को ऐड करेंगे तो इन तीनों का लाभ आ जाएगा 12 के बराबर। अब देखिए हमारे अनुसार तो लाभ आ रहा है 12 के बराबर, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि औसत लाभ 8,000 है। अब यहाँ पर देखिए औसत का क्या मतलब है। औसत का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को 8,000 का लाभ है। अगर एक व्यक्ति को 8,000 का लाभ है
और यहाँ पर है 3 व्यक्ति ए बी सी, तो यहाँ पर तीनों का लाभ हो जाएगा 24,000 के बराबर। यहाँ पर हम 8 की 3 से गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24,000। अब देखिए हमारे अनुसार तो लाभ आ रहा है 12 के बराबर और क्वेश्चन के अनुसार लाभ है 24,000 के बराबर। तो यहाँ पर हम 12 की कंपेयर कर देंगे 24,000 से। 24,000 12 का है 2,000 गुना। हमसे पूछा है बी का लाभांश। बी का जो लाभ हमारे पास 3 रुपए है, हम इसका भी कर देंगे 2,000 गुना। तो यहाँ से बी का लाभांश आ जाएगा 6,000 रुपए के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हमारे आज के 21 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चंस। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो इसे डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।